एंड पीसीएस। हम लोग आज से शुरू करते हैं एमपी जीके की डिस्कशन को। और एमपी जीके की डिस्कशन ऑब्वियसली बात है हम लोग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिहाज से करेंगे। ठीक है। और ये वाली डिस्कशन जो है हम लोग लेकर जा रहे हैं। मैं पहले आपको पूरा एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ इस डिस्कशन को हम लोग कैसे कैरी करने वाले हैं। देखो हमारे पास ना दो बुक्स हैं। इनफैक्ट मेरे पास तीन बुक्स हैं जिसकी मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। जो थर्ड बुक है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, जिसमें मैं लगभग आपको 25 से लेकर 35 ईयर्स तक के क्वेश्चंस दिखाऊंगा एमपीजीके के। ठीक है। ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो हम लोग यूपीएससी या कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखते ही हैं। लेकिन जो मेन सोर्स है ना एमपीजीके को करने का, या फिर अगर हम ओवरऑल एमपीपीएससी की बात करें तो, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास होने वाली है, आज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, तो मैं आपको सब लोगों को समझा देता हूँ। देखो जो ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम एग्जाम है, इसके अंदर आपको दो मेजर फायदे होते हैं कि एक तो आपका कोई भी जो है प्रीलिम्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जैसे कि यूपीएससी में होती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन प्रीलिम्स। सी सेट के अंदर आपको मैथ्स की और रीजनिंग की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना उसके भी सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के पैराग्राफ्स आते हैं, उसके बेसिस पर निकाल सकते हो। एंड प्लस इसके क्वेश्चंस 5 6 11 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम वेटेज होती है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के अलावा मेरे हमेशा सी सेट में फुल आते हैं और वो आपके भी आएंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी होता है कि टीवी चोरी अगर किसी ने करी है तो इनमें से आप क्या स्टेप लोगे। किसी ने कोविड का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आप उसको क्या सजेशन दोगे इन चार ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन कुछ ऐसे आते हैं कि आप उसको थप्पड़ मार दोगे, या फिर आप उसकी पुलिस कंप्लेंट कर दोगे, या फिर आप उसको धक्का दे दोगे बालकनी से। बड़ी फनी फनी चीज़ें आती हैं। मुझे एग्जाम में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि जिस जिस हिसाब से मेरा दिमाग है तो मेरे को लगता है नहीं दिमाग पास हो जा। और तेरा मन वह ही कर रहा है इस ऑप्शन को मार्क करने का कि बालकनी से धक्का दे देता मैं इसको, या फिर थप्पड़ मार देता मैं इसको, लेकिन फिर भी उसमें उसको सजेशन देनी है कि आप कोविड का जो टीका है वो लगवा लीजिए वरना इससे कोविड फैल सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप हंसोगे, मतलब इमेजिन कर करके। और स्पेशली मतलब मुझे तो बहुत मुश्किल से अपने पेन की डॉट को कंट्रोल करना पड़ता है कि यार गोला भरने का मन यहाँ कर रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से यहाँ लगाना पड़ता है गोला पास होने के लिए। ठीक है। इसके अलावा देयर इज नो ऑप्शनल पेपर इन एमपीपीएससी। ठीक है, कोई भी ऑप्शनल पेपर नहीं है। एंड काफ़ी सारे लोग आप में से मुझे मेल कर रहे थे कि सर आप एमपीपीएससी को जो बता रहे हो अपने चैनल पर, और पास में भी आपने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, तो बाहर के स्टेट्स वाले क्या एमपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरे स्टेट्स वाले जो है दे आर वेरी मच अलाउड टू अपीयर फॉर एमपीपीएससी। एमपीपीएससी के थ्रू सबसे पहले तो मेरी रिकमेंडेशन आप सभी को यही रहेगी डैट यू शुड सिक्योर अ सीट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देयर। बिकॉज अगर किसी भी रीजन की वजह से माइंड आपका इतना लाइट रखो, आप अपना किसी भी रीजन की वजह से यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट भी अगर आपके बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नहीं निकला आपका प्रीलिम्स, आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, उसका भी एक शॉर्ट शॉर्ट वे होता है निकालने का, वो हालांकि बात की बात है। लेकिन यूपीएससी को अगर हम साइड कर दें कि यूपीएससी में हमारा करियर खत्म, लेकिन उसके बाद भी गर्दन और इरादे हमारे मजबूत रहेंगे आईएएस और आईपीएस बनने के। बिकॉज 12 से 17 साल तक का टाइम थोड़ा सा लगता है हमें, लेकिन डीएसपी आईपीएस बन जाते हैं एंड एसडीएम जो है वो आईएएस बन जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर लवासना की जर्नी अगर जवानी में मिस कर दो तो थोड़ा सा मिडिल फेज में जाकर जब ये आईएएस आईपीएस बनोगे, इनकी ट्रेनिंग लवासना में ही होती है फिर। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सपने कभी अधूरे नहीं रहते हैं, इंसान को पूरा करना आना चाहिए उसे। रास्ते अनगिनत हैं यूनिवर्स के अंदर, अनगिनत रास्ते हैं। मौका जो है वो छीनना सीखो, कब्जा करना सीखो, अपनी खुद की सल्तनत बनाना सीखो। तो ये एक एमपी का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि एमपीपीएससी की तैयारी हमें क्यों करनी चाहिए। दूसरी बात एक ये एंगल है कि अगर आप पहले से ही एसडीएम और डीएसपी अगर बन जाते हो तो आपका यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत स्मूथली जाएगा, बिकॉज यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ। एंड अगर किसी भी वजह से यहाँ पर सीट सिक्योर करने के बाद अगर आपका यूपीएससी का एक अटेम्प्ट खराब होता है या रुक जाते हो आप किसी भी स्टेज पर, नेक्स्ट यूपीएससी के अटेम्प्ट में
देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी एंड हाई चांसेस दैट आप उस एग्जाम को निकाल लोगे यूपीएससी के, बिकॉज आपके ऊपर एक तो फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहेगा, जॉब का प्रेशर नहीं रहेगा, सरकारी अफसर बनने का प्रेशर नहीं रहेगा, ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर बनने का प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि एसडीएम इज लाइक मिनी आईएएस एंड डीएसपी इज लाइक मिनी आईपीएस। ठीक है, पावर्स इनकी स्टेट के लिहाज से बहुत होती हैं। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। वो सिर्फ इंडिया का ही दिल नहीं, मेरे दिल में भी बसता है। ठीक है, दिल तोड़ता भी है लेकिन जोड़ता भी है। तो एमपी इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, एंड वहाँ पर सर्व करके सबसे प्यारी जगह जो स्टूडेंट्स को मेरे पता रहती है, डैट इज़ चंबल। बहुत पीसफुल जगह है। ठीक है, और भगवान करे कि हम में से कोई ना कोई वहाँ पर एसडीएम टीएसपी जो चंबल जोन है, रीजन है, वहाँ पर कोई ना कोई पोस्टेड हो, और फिर वो रोज शाम को रेत पर खेले और लोगों को खेलने के लिए ले जाए। ठीक है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बहुत सारी स्पोर्ट्स आप एंजॉय कर सकते हो मध्य प्रदेश की चंबल की रेत पर। ठीक है, और ठीक है, जिससे प्यार करते हो उसको भी लेकर जा सकते हो, नफरत करते हो उसको भी लेकर जाया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें से ये क्या बातें चल रही हैं, उसके लिए ज्वाइन फाउंडेशन कोर्स। लेकिन जोक्स अपार्ट, जो एम का एग्ज़ाम है ये आपका यूपीएससी में प्रेशर कम कर सकता है। आपके अब दिमाग में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा, जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं लेक्चर, कि ये हलवा है क्या एसडीएम और डीएसपी बनना। देखो, एमपीपीएससी के लिए अलग से तो कभी किसी को पढ़ना ही नहीं है। अगर वो अलग से पढ़ रहा है तो उसका मतलब वो यूपीएससी से डिस्ट्रैक्ट चल रहा है। कभी भी एमपीपीएससी के लिए तो ध्यान देना ही नहीं है। यूपीएससी की जर्नी ही हमारी मेन जर्नी होती है, लबासना का गेट ही हमारा मेन टारगेट होता है। इसकी स्टैटिक नॉलेज की प्रिपरेशन लेते लेते प्लस एमपीजीके की नॉलेज लेते लेते, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती और इसकी वेटेज भी अब गिरती चली जा रही है, लेकिन हमारी जितनी भी स्टैटिक सब्जेक्ट है इनके रास्ते पर चलते चलते हमारा आराम से एमपीपीएससी हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी में सीरियस हैं, मैं ये नहीं कहता कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई सा भी एग्जाम दे दो, तुम सारे फॉर्म भर दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ एमपीपीएससी में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मेंस देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो भी आपको 10 मार्कर, 15 मार्कर नहीं, 3 मार्कर, 5 मार्कर देखने को मिलते हैं। एंड पेपर की क्वालिटी बहुत ईजी होती है। मेंस के अंदर भी 10th क्लास के एसएसटी का लेवल क्रॉस नहीं करा जाता है। ठीक है, तो यू शुड नो इट। तो ये एक जर्नल नेचर है दोस्तों कि एमपीपीएससी की तैयारी आप लोगों को क्यों करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वर्कआउट करेंगी, और उसके लिए उस लिहाज से हम लोग एमपीजीके को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर इसलिए करेंगे। है तो उसका छोटा सा पोर्शन, लेकिन क्योंकि स्टेट पीएससी का एग्जाम है, तो मध्य प्रदेश का जनरल स्टडीज़ का पोर्शन हमें, जनरल नॉलेज का पोर्शन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, आप कभी भी जो यूपीएससी के जो कॉमन स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको नज़रअंदाज ना करें। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये तो आप ये मान के चलिए कि कोर पिलर्स हैं। मैंने इन्वायरमेंट का जिक्र यहाँ पर इसलिए नहीं करा क्योंकि ईवीएस एज अ सब्जेक्ट की वेटेज काफ़ी ज़्यादा कम है, वो इतना ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है। एक बात और दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर का कई लोग पूछते हैं, क्योंकि अब जब बात चली रही है, जब सब लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो लोग कल कोई वीडियो भी देखें उनको भी किसी प्रकार की शंका ना हो। तो लास्ट बात बस करंट अफेयर की मैं कर देता हूँ। देखो, आप पूरी की पूरी पीटी 365 कर डालो ना, तो उसकी मध्य प्रदेश में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, विजन के करंट अफेयर 1 साल के कर डालो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी यूपीएससी का जो मटेरियल जो करंट अफेयर के लिए होता है, इनसाइट्स की पूरे साल की मैगजीन कर डालो, उसके लिए एमपी का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि एमपी का लेवल बहुत कम होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स हैं, एमपीपीएससी प्लस यूपीपीएससी, इसके लिए आपके लिए एक मैगजीन होती है, एक मैगजीन आती है आप लोगों के लिए, उसका नाम होता है घटना चक्र। घटना चक्र जो होती है वो आप लोग ईयरली लेना। अब वो ईयरली क्या होती है, ये नहीं कि साल खत्म होने के बाद आप न्यू ईयर का वेट करोगे 1 जनवरी को लेकर आएंगे। बहुत लोगों को ये वाली बात पता नहीं है। घटना चक्र ने अपने पब्लिकेशन का नेचर दोस्तों बदल दिया है इंग्लिश मीडियम के लिहाज से। वो लोग हर मंथ एक मैगजीन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोग दिसंबर के अंदर बैठे हुए हैं, तो दिसंबर की जो मैगजीन आएगी वो दिसंबर 2021 से लेकर दिसंबर 2022 की मैगजीन आएगी। जनवरी की जो मैगजीन आएगी वो जनवरी 2022 से 2000
जो 21 से लेकर जो पूरी की पूरी दिसंबर तक की 31 दिसंबर तक की जो मैगजीन होगी वो ऐसी आएगी, यानी कि हर मंथ कुछ 80 या 120 पेज की जो मैगजीन जो आती है उसमें उस मंथ से लेकर प्रीवियस साल के उस मंथ तक बिल्कुल डिट्टो सेम मंथ, अक्टूबर टू अक्टूबर, सितंबर टू सितंबर, दिसंबर टू दिसंबर, जनवरी टू जनवरी, ऐसा केस चलता है। यानी कि आपका 2023 में जो भी मैगजीन आने वाली है, अगर आप 23 की फरवरी की ले रहे हो तो आपको जो 2022 की जो फरवरी है वहां पर आपको ये पूरी की पूरी मैगजीन मिलेगी। यानी कि जब आपकी पूरी प्रिपरेशन खत्म हो जाए, सिर्फ करंट अफेयर का एमपी का अलग से आपको बर्डन रखने की जरूरत नहीं है। आप 1 डेढ़ महीने पहले एक कोई भी मैगजीन उठा लाओ, जिस भी मंथ आपका एग्जाम है, मान लो इस बार एग्जाम हम लोगों का मई में है, तो अप्रैल की या मार्च की भी अगर हम मैगजीन उठा लें, अप्रैल की मान लेते हैं, तो उस अप्रैल की मैगजीन के अंदर 2022 के अप्रैल महीने से लेकर 2023 के अप्रैल महीने के सारे करंट अफेयर होंगे उसके अंदर। ठीक है, एंड पेजेस आर लाइक 80 टू 120, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी ओवरलैप होंगी जो कि पीटी 365 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ रखी होंगी, खोद खोद कर पढ़ रखी होंगी। लेकिन वो सिर्फ एक ये टॉपिक पूछेगा कि ये स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर कैसी स्कीम है, इस स्कीम के लिए पैसा कितना एलोकेट करा गया है, हाल ही में एक स्टैचू जो लगाया गया है या फिर किसी टनल का उद्घाटन करा गया है मोदी जी के द्वारा, या कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये कौन सी स्टेट का है, ये कौन सी जगह पर इस चीज का उद्घाटन करा गया है, ये जो बर्ड है हाल ही में इसको इसका स्टेटस दिया गया है, इसको ऐसा बोला गया है, तो ये किस जगह पर है, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये यहाँ पर कवर हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात लास्ट और बताता हूँ टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यूपीएससी के करंट अफेयर बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यानी कि अगर हम 10 साल के भी करंट अफेयर पढ़ जाएं, स्टूडेंट्स के अंदर 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो करंट अफेयर फिर भी आंख बंद करके कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सिर्फ घटना चक्र के बेसिस पर। और क्योंकि हम लोग यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो पीटी 365 के रास्ते पर चलते चलते आप अगर यहाँ पर 100 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के आ रहे हैं तो एग्जैजरेट ना करते हो, एक बात मैं बता रहा हूँ, 100% में से आप बिल्कुल स्मूथली स्मूथली, मैं स्मूथली बात कर रहा हूं, 90 to 95% आप बहुत स्मूथली कर पाएंगे। और अगर आपने बहुत अच्छे से घटना चक्र को भी, जैसे जो कितना पैसा एलोकेट हुआ है, कोई स्टैचू बना है उसकी हाइट कितनी है, अगर ऐसे खोद खोद कर जो स्टेट पीएससी के लिए से अगर आपने करंट अफेयर पढ़े हैं तो आप ऐसा मान लिए ऑलमोस्ट आपकी 99 to 100% एक्यूरेसी रहने ही वाली है एमपीपीएससी के अंदर। तो हमें फायदा कैसे मिलने वाला है, एक तो यूपीएससी के हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट है हमारा वो प्रिपेयर्ड, प्लस एमपीजी के ये तो हर कोई कर जा रहा है, ऐसी तो मुंह उठाकर कोई नहीं बैठ जाएगा पेपर के अंदर, इसका हमें पता होगा। प्लस क्योंकि हम यूपीएससी के करंट अफेयर जो पीटी 365 के करते हैं वो थोड़े ब्रॉडर नेचर के होते हैं, ये प्लस घटना चक्र हमें फायदा दे देगा। तो ये काफी ज्यादा आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप सिंसियर हैं यूपीएससी को लेकर तो 17 से 22 क्वेश्चन की आपके पास लीड रहेगी। लीड रहने का ये मतलब है कि 44 नंबर आपके फालतू आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन जिसके बारे में आपको हवा भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं पता होगा, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक भी कर आओगे तो यहां पर तब भी प्रोबेबिलिटी का गेम कुछ ऐसा ही कहता है कि मान लो वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो आपके 3 से 5 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं, बाकी सारे गलत हो जाते हैं, तो गलत की कोई पेनल्टी तो है नहीं। लेकिन 44 नंबर की लीड लेने के बाद 10 नंबर की प्लस एक्स्ट्रा लीड मिलेगी, 17 में से 17 थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे, इतने बड़े पनौती थोड़ी ना, ये चीज है। ओके, ये एक बेसिक सा नेचर है जिसको एमपी के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैंने आपको ये समरी बता दी, ठीक है। काम आता है बहुत ज़्यादा एमपी के लिए प्रिपेयर करना, अगर यूपीएससी का बर्डन खत्म करना चाहते हो तो एमपी के लिए प्रिपेयर सबको करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आपका दिमाग क्या बोलता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको एक सीट मिल जाती है तो यूपीएससी के इंटरव्यू में जाने से पहले इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप वहां पर ये कह रहे हो, आप अपने डेफ में लिख रहे हो ऑलरेडी आई एम एसडीएम और डीएसपी इन ग्वालियर, इन इंदौर, इन भोपाल सर। फिर वो क्वेश्चन के मजे ही अलग होते हैं कि जब आप वो बन गए हो तो फिर आप आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते हो। ये जब दृष्टि में जब मॉक इंटरव्यू दोगे विकास दिव्या कीर्ति सर को या फिर कहीं पर भी जाके, फिर इन क्वेश्चन का फ्लेवर ही अलग होता है, बिकॉज यू विल बी अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। कोट तो सब लोग पहनेंगे लेकिन तुम उस कोट के पीछे जब ये बोलोगे डीएसपी हूं सर, एसडीएम हूं सर, कोई बात नहीं, नायब तहसीलदार भी हो जाओ एमपीपीएससी से, कौन कोई बुरी बात थोड़ी ना है। सरकारी अफसर हो, ए ग्रेड के सर्वे क्लास 1 ऑफिसर, सबसे पहली बात तो पैसों की तंगी खत्म हो जाती है, बंगलों की तंगी खत्म हो जाएगी और रिस्पेक्ट की तंगी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आराम से यूपीएससी देते रहो, कोई टेंशन नहीं।
और लगे कि यूपीएससी के लिए बहुत सीरियस हो, यहाँ सीट सिक्योर कर लो, स्टडी लीव लगा दो, प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। लगे कि एसडीएम बन गए, ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, एसडीएम की जॉब में कंटिन्यू रखो, रात को अपने 6 से 7 घंटे, या अब एसडीएम हो तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो टाइम वगैरह, एसडीएम की सैलरी एंजॉय करते रहो, बंगलो वगैरह सब आपके पास होगा ही होगा पूरा का पूरा। उसके बाद आप आराम से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते रहो, आराम से निकलता है, सब चीज़ें निकलती हैं। लेकिन ये एक ऐसा है कि सोने पे सुहागा, लगे यूपीएससी के रास्ते पर जाते जाते एक मिठाई है जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए कि यार ये कैसी होगी, ये कैसा होगा, टेस्टी है। ठीक है, मध्य प्रदेश एंड इंट्रोडक्शन। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बता दो जरा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूनिट 1 हमारा मध्य प्रदेश एंड इंट्रोडक्शन। ये वाली बुक जो है हम लोग जो कर रहे हैं सेम चैप्टर, ये बिल्कुल आपको चैप्टर दूसरी बुक में भी मिलेगा जिसको हम करने वाले हैं। ये वाली मैग्रो की बुक है, सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी की। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है हमारे पास, 4th एडिशन। एंड ये वाली जो बुक है ये महेश कुमार बरनवाल की बुक है, जो कि यूपीपीएससी के बच्चे काफ़ी इनको पसंद करते हैं, फॉर ज्योग्राफी इनकी बुक आती है। तो हम दोनों जगह से साइमल्टेनियसली करेंगे ताकि हमारा एमपी जीके बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाए, एक भी क्वेश्चन में हमारा मार्क्स जाए ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम को जो देने बैठ रहे हैं वो एक ही बार में ये तो हो जाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी अटेम्प्ट तीसरी अटेम्प्ट हमारी ना लगे। ठीक है, तो चलो अब एमपी जीके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश को भारत का दिल बोला जाता है। मेरे दिल में भी बसता है, हिंदुस्तान के दिल में भी बसता है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाएं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको जो सेंट्रल पार्ट में देखने को मिलेगा यहां पर, सिर्फ इस वजह से नहीं, बट इसकी एक सेंट्रल ज्योग्राफिकल पोजीशन तो है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। इसकी जो कल्चरल एस्पेक्ट है, कल्चरल हेरिटेज है, वो काफी ज्यादा यूनिक है। और मध्य प्रदेश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर इन अबंडेंस, रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं। डायमंड भारत में कौन कौन से राज्य में प्रोड्यूस होता है, कहां कहां मिलता है, मतलब सिर्फ एमपी, सिर्फ एमपी। ठीक है, अब चाइनीज में कोई डाउट है तो मैं बताऊं कि डायमंड सिर्फ एमपी में मिलता होगा? नहीं ना, नहीं नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे देखकर ये डाउट है, जैसे मैं एमपी से हूँ तो डायमंड और मुझ में कुछ फर्क है, बताओ शाइनी। नहीं ना, अब नहीं बोलेगी बंगालन। रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो एमपी का है, डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स, घने जंगल, ठीक है, जिसमें कपल छुप जाते होंगे कभी कभार जाकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, नेचुरल ब्यूटी, प्राचीन मंदिर, हिल्स, लेक्स, और बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्रिहेंसिव बायोडाइवर्सिटीज यहाँ पर है। ये मध्य प्रदेश को एक अलग ही पहचान देती है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल और जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस। मैं बिल्कुल ही आराम से कराऊंगा। सौगंधा, शाइनी, मिसबा, इस स्टेट से बस प्यार करना सीख जाओ, इसलिए मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि एक ऐसा नहीं है कि हम स्टेट पीएससी के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या है यार अब इसकी जीके प्रिपेयर करो, नहीं। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि शाइनी यूपीएससी निकालने के बाद एमपी कैडर मिल जाए तो क्या रिजाइन दे दोगे, है ना? तो उस लिहाज से आप इसको पढ़ो। ठीक है, और हम लोग ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं तो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। यहां पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं घुमंतू लोगों के, जो कि यहां पर रहा करते थे प्री हिस्टोरिक टाइम्स पर, स्पेशली गुफाओं में। हमें यहां पर उनकी केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है, और आदमगढ़ केव्स ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये हम देखते हैं जरा एक बारी ओरिजिनल फोटो से। भीमबेटका, भीमबेटका केव्स, ये एक यूनेस्को जो है हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये रहा भीमबेटका केव्स और इस पे यहाँ पर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर देख लो, ये भीमबेटका केव। उसके बाद यहाँ पर दूसरे आपके थे आदमगढ़।
ये आदमगढ़ केव्स, इन पे कुछ ऐसी तरीके से ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐसे देख सकते हो लाइक ये, ठीक है। आगे नेचुरल केव्स हैं सारे के सारे, बात करेंगे हम इसके बारे में, तो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। मध्य प्रदेश जो है ये वैदिक लिटरेचर में भी मैंशनड है, इसको दक्षिण पथ बोला गया है वैदिक लिटरेचर के अंदर, अली वैदिक लिटरेचर के अंदर, और रेवोत्तर के नाम से बोला गया है। ये दो शब्द ना, ये दो शब्द अपनी तमिलनाडु प्लस एनसीईआरटी के वैदिक लिटरेचर वाले चैप्टर में मेंशन कर लेना, ये वाली लाइन कि मध्य प्रदेश वैदिक लिटरेचर के अंदर मेंशन है, दक्षिण पथ और रेवोत्तर जो है इसके नाम से मेंशन है। ये तमिलनाडु प्लस एनसीईआरटी के जो वैदिक लिटरेचर वाले जो चैप्टर्स हैं 6 क्लास से जो हमने करे हैं, उसमें ये लाइन एड ऑन कर लेना है। स्टिकी नोट कुछ भी आपको जैसा ठीक लगे वो लगा लेना, ठीक है। अंकिता बेस्ट करती है कि वो मार्जिन बनाती है तो उसके पास नोट्स होंगे और वो वहां पर ऐड कर सकती है, ठीक है। लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी यूनिक रखो, किसी से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं, किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लगता है कि उसको अपनाने के बाद ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि मेंस के एंगल से उसको आप में से कोई नहीं हरा सकता। ये वाली बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ, चैलेंज दे सकता हूँ आप में से किसी को। आप लोग मेंस के टेस्ट में कभी उसको बीट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नोट मेकिंग में जितना टाइम लगता है ना, उसकी आंसर राइटिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन चुकी है। वो अभी आपको सीखने में जमाना निकल जाएगा, जन्म बीत जाएगा, लेकिन उसके लिए वो इन हैंड है, बाएं हाथ का खेल है उसके लिए। तो ड्यूरिंग द 6th century BC मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ अवंती महाजनपद। 16 महाजनपद थे, है ना। और उस टाइम पर जो उज्जैनी थी वो उसकी कैपिटल थी। प्रेजेंटली इसको उज्जैन बोला जाता है, ठीक है। उज्जैन में क्या है, हम्म, उज्जैन महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर टेम्पल। और अब ये रेनोवेट होने के बाद बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, ठीक है। दिस इज द अशोका की प्रोविंशियल कैपिटल भी थी, स्टेट भी थी, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ से एक तरीके से वो सेंट्रल इंडिया में नॉर्थ टू साउथ देखता था, है ना, कि कौन आ रहा है जा रहे थे। तक्षशिला उसने नॉर्थ वेस्ट के लिए बनवा रखा था, और पाटलिपुत्र में तो खुद बैठता था, है ना। और ये अब काफ़ी ज़्यादा बहुत बढ़िया बन गया है, ठीक है। तो अंदर अगर हम लोग इसके शिवलिंग को देखें, बात करेंगे हम इन सब के फीचर्स के बारे में बहुत डिटेल में। और एमपी जीके जो होती है ना दोस्तों, उसको फालतू मत समझना। बात इसकी है कि नॉर्मल स्टेट पीएससी की जीके नहीं है। आपको पता होगा पूरे का पूरा, अगर आप इतिहास पढ़ो ना, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का बहुत जिक्र है सेंट्रल इंडिया का, डेक्कन प्लेट्यू का। तो ज्योग्राफी वाइज भी और हिस्ट्री वाइज भी यूपीएससी में बहुत आपको हेल्प करेगा। दोनों जगह है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी के रास्ते चलते चलते हम यहाँ पर एमपीपीएससी वो है, लेकिन यूपीएससी की सिलेबस में एमपी में बहुत मदद होगी, और एमपी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे, जैसे दक्षिण पथ और रेवोत्तर। अब ये अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ गया यूपीएससी के, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर एमपीपीएससी की प्रिपेयर ना करते तो शायद से नहीं पता होता, ठीक है। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी पानी की जगह नहीं है, सिंपल आसान भाषा के अंदर पानी की वहां पर कोई जगह नहीं है, हर जगह से घिरा हुआ है, यानी कि बगल में ना वहां अरेबियन सी है, ना बे ऑफ बंगाल है, ना इंडियन ओशन है, ठीक है। इसका मतलब सुगंधा अगर वहां पोस्टिंग होगी तो नो मछली, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, एंड शाइनी धंधा रुक जाएगा तुम्हारा। ये देखो लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है। ये इधर इधर से हर जगह से सारी स्टेट से घिरा हुआ है। जाने की कौन कौन सी स्टेट्स इसको घेर के रखती हैं, लेकिन लैंडलॉक्ड है, पानी की कोई भी जगह नहीं है। अर्पित ये लैंडलॉक्ड वाली बात समझ में आई कि किसको लैंडलॉक्ड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जहां पर हर एक जगह से वो जो स्टेट या किसी भी रीजन की बात हो रही है, इट इज बॉर्डर्ड थ्रू लैंड ओनली, नो वाटर्स, नो वाटर्स, ठीक है। इट इज अ स्टेट और रीजन जिसकी जो बाउंड्री है वो ना ही किसी ओशन को टच करती है, ना ही किसी वाटर बॉडी को टच करती है, जैसा कि हम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ना ही किसी ओशन को टच कर रही है, ना ही वाटर बॉडी को। अरेबियन सी यहाँ पर दूर है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर काफ़ी दूर है, और इंडियन ओशन तो फिर काफ़ी ही दूर हो गया यहाँ पर, ठीक है।
आराम आराम से समझते चलो। अब देखो, जो ये वाली बुक है ना, ये एमपी का मैप आपको नहीं देता इतना क्लियरली, जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह ये मेंशन हो ये हो, लेकिन ये जो महेश बरनवाल जी की जो बुक है, ये आपको देता है ये वाला मैप, और ये वाला मैप आपको बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। सारी डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। एक बार की मेहनत है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना इस मैप को अच्छे से एनालाइज करते हैं एक बार। इस मैप के अंदर जाने से पहले हम सबसे पहले जो ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी बाउंड्रिंग स्टेट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश को घेरती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो, सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी राजस्थान, ठीक है। फिर थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे होगे तो बगल में है गुजरात। सदर्न साइड में इसके थोड़ा सा ईस्ट साउथवर्ड एक्सटेंशन में आपको महाराष्ट्र, नीचे देखो लिखा भी हुआ है ईस्ट साउथवर्ड एक्सटेंशन में। उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा नीचे, यानी कि आप साउथ, थोड़ा सा ईस्ट साउथ कह सकते हो उसको, वो छत्तीसगढ़। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा एमपी की लोकेशन के हिसाब से वो आपको मिलेगी यूपी। तो यानी कि अगर हम पेन डाउन करें तो क्या क्या हमें मिलता है, एक राजस्थान, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। डन। यहां तक कोई भी दिक्कत है? दिख रहा है सामने आराम से क्लियरली? बताओ। ठीक है। अब जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं ना, जब हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो इंडिया के मैप में हमें ये दिखता है कि देखो, ये देखो दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की लाइन बिल्कुल इंडिया को बीचों बीच में से कट करती है। जैसे कि अगर हमें हमें ये पता है ये वाली बात, इसको जूम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। हाँ नहीं, मैं थोड़ी सी कलरफुल फोटो है ना, बस इस वजह से मैं पहले पूरे इंडिया का दिखा रहा हूँ आपको। चलो इसी को देख लो, दिख रहा है सही? सही दिख रहा है ना ये? क्लियर बिल्कुल? ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन हम लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं कि इंडिया को बीच बीच में से काटती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यूपीएससी के लिहाज से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य को काटती है और राज्य की क्या कौन कौन से कैपिटल को काटती है, ये यूपीएससी के लिहाज से पता होना चाहिए। एमपीपीएससी के लिहाज से हमें ये भी दिख रहा है कि ऑलमोस्ट एमपी को भी बीच में से काटती है ना, ये देखो, एमपी को भी ऑलमोस्ट बीच में से काटती है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, यानी कि अगर अगर इतने पार्ट को, इतने पार्ट को और इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर मुझे स्टडी करना है तो इसको जूम अगर मैं करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा। आराम से सब लोग समझ पा रहे हैं ना? मैं जल्दी तो नहीं भाग रहा हूं? बता दो मुझे। ठीक है ना? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। सबसे पहले तो फैक्ट एक यही याद रखना कि ये एमपी की कैपिटल को कट करती है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन? बताओ। कट कट कर रही है। तो यानी कि इसको तो पहले हटाई देते हैं एक बार। प्रदेश में भोपाल है वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने ज्योग्राफी में भी ऐसी स्टडी करा था मयूर, बेसिक लेवल से, जब मैंने आपको ये दिखाया था सदगुरु वाली एक फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको। और मैंने एक यूनिवर्सल की एनर्जी के बारे में भी बताया था कि जहाँ से ये लैटिट्यूड्स पास होते हैं, सच में इसकी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर ये देखो, ये सदगुरु की वही वाली फोटो जो इसको हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं, कर्क रेखा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये शिवराज सिंह चौहान जी हैं।
ये सदगुरु है। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान कौन है? एमपी के अभी चीफ मिनिस्टर। ठीक है। ये बिल्कुल जहां से पास होती है वहां पर कई लोग आते हैं, वो टाइम वेस्ट करवाने, मतलब खड़े हो जाएंगे अपने उल्लू बच्चों के साथ। ठीक है। कि कुछ नहीं तो यहीं फोटो खिंचवा लें। ठीक है। अब ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका थोपड़ा देख करके ये क्यों खड़ा हुआ है। और वही इंडिया हिंदुस्तान की हरकतें जा नहीं सकती है। पीछे देखो, राजू लव्स रानी, दीपक दीपक लव्स दीपिका। वो देखो पीछे दूर से ही दिख रहा है। और ये भी कुछ यहाँ पर कुछ लिखने खड़ा हुआ है कि निपुण लव्स नागिन। अब एमपी की डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में अगर जाने हम लोग कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो चलो इसके बारे में एक बारी हमारा स्टडी करना बनता है। सबसे पहले तो रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा अगर मारवा, चौथा शाहजहाँपुर, पांचवा राजगढ़, सिक्स इज भोपाल, सेवेंथ इज विदिशा, एट्थ इज रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिस्ट्रिक्ट है। नाइन्थ इज सागर। अगर आप डीएसपी बनते हो ना तो यहां पर ट्रेनिंग होती है आपकी। ठीक है। अगर आप डीएसपी बनते हो तो, अगर आप एसडीएम बनते हो तो यहां आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। उसके बाद दमोह, फिर जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शाहडोल। ये उमरिया नाम आप लोगों ने कहां सुन रखा है? एनीवन? हम्म। मालामाल वीकली देखी है? मूवी। यही वो कहता ना फोन लगा के, मेरा मैं लाहौरी उमरिया गांव से बोल रहा हूँ, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई मेरी। यही है वो। पिक्चर ऐसे देखी जाती है। ठीक है। यानी कि हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आ गई हैं अभी? 14। ठीक है। अभी के लिए हमारे सामने आंखों के सामने 14 है। अभी आप इसको लेकर चलो। और स्टेट्स कितने आए थे आसपास जो कि एमपी को बॉर्डर करते हैं? 5। बेसिक है क्वेश्चन। कैपिटल क्या एमपी की? भोपाल। ठीक है। डीएसपी की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सागर डिस्ट्रिक्ट। एसडीएम की ट्रेनिंग कहाँ होती है? कहाँ होती है? भोपाल। इससे नीचे अगर किसी की भी रैंकिंग है उसकी ट्रेनिंग क्या? घर पे नहीं, उसको डूब मरना चाहिए चंबल में। ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद भी। ओके। उसके बाद एमपी जो है, एमपी इज अ होम टू माउंटेन रेंजेस ऑफ कैमूर रेंज, विंध्यास रेंज एंड सतपुरा रेंज। और यहां पर 2 हिल रेंजेस भी हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दो, माउंटेन रेंजेस अगर ये बात चल रही है तो क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि कैमूर, विंध्या और सतपुरा, जितना भी इनका पार्ट एमपी से होकर गुजरता है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी हाइट 600 मीटर से ऊपर होती होगी ज्योग्राफी के अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग? बताओ। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो हिल रेंजेस के बारे में बात चल रही है, माइकाल और महादेव रेंज, क्या इनकी जो हिल रेंजेस की जो हाइट है वो 600 मीटर से कम होती होगी? अब समझ गए अनुज, मैं क्यों एमपीपीएससी एकदम से स्टार्ट नहीं करवा रहा था? पहले हमें इसके लिए एनसीईआरटी के स्टैटिक पोर्शन की नॉलेज चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इसको एक नाम दिया जाता है, रिवर्स हो, नदियों का माइका। नदियों का माइका।
यूपीएससी कभी कभार बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, एनवायरमेंट की किसी स्पीशीज से लेकर, या फिर सारे के सारे ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट से दे रखे होते हैं, किसी हिल के बारे में। कभी कभार वो ना शिव जी के ऊपर कोई जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, जैसे उसने 64 योगिनी के बारे में क्वेश्चन पूछा था जहां पर मैं गया था, जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर वहीं से बोरो करा गया है। अब जब योगिनी वर्ड आ जाए तो वो विष्णु जी से रिलेटेड तो हो नहीं सकता। और उसने स्टेटमेंट दी कि पार्लियामेंट का क्या हमारा स्ट्रक्चर जो है, संसद भवन जो है क्या उससे कॉपी करा गया है। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता था। सिर्फ एमपीपीएससी की जिसने तैयारी करी होती है वो 2 नंबर की एज ले जाता है यूपीएससी में। तो फायदा है, और किसी स्टेट पीएससी का फायदा नहीं है यूपीएससी में, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट है ना ये। तो इसलिए बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। रिसोर्सेज देखो तुम जान पाओगे, क्लाइमेट तुम जान पाओगे, रेनफॉल तुम जान पाओगे, क्रॉप्स तुम जान पाओगे, बड़ी सारी स्कीम्स जो है तुम जान पाओगे। और अभी के लिए बहुत फायदा है इसका, पता है क्यों? सेंट्रल लेवल पे भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है, तो स्कीम्स में बहुत ज्यादा पैरेललनेस देखने को मिलेगी आपको पेपर 2 में, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गया? तो फायदा है इसका। उसके बाद कुछ नदी यहां पर जो है काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लाइक नर्मदा, ताप्ती, शिप्रा जिसको ऐसे भी लिखा जाता है, चंबल एंड सोन। ये जो नदियां हैं दे आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे इरिगेशन और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलते हैं। अब ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पर राइटर ने जो मर्जी लिखा हो, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट भी चलते हैं। इतनी बात क्या आप सबको समझ में आई? ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।